हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी जो तैयारी होती है वो पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन के लिए है। तो आज हम एजुकेशन सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट PYQs को यहाँ डिस्कस करेंगे, जो आपके भले ही क्वेश्चन ये ना आए लेकिन आपके कॉन्सेप्ट यहीं से आएंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपके यहाँ आज की इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं। ठीक है, तो पहली जो पिछली परीक्षाएं हो चुकी हैं उनमें ये क्वेश्चन आ चुके हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, क्योंकि इससे क्या होता है आपके क्वेश्चन के पैटर्न का पता लगता है कि किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं या अब आगे और कैसे पूछे जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो एज इट इज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपको देखिए 500 क्वेश्चन की सीरीज़ पेपर 1 में भी मिली है और पेपर 2 एजुकेशन में भी दी जा रही है, और जितने भी इंपॉर्टेंट और न्यू कॉन्सेप्ट हैं वो भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं। पेपर 1 में कुछ ऐसे न्यू कॉन्सेप्ट आए हैं पिछली परीक्षाओं में, तो वो भी आपको यहाँ मैंने अलग से प्लेलिस्ट में दे दिया है। और साथ में टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो PDF वगैरह के लिए आप वहाँ पर भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, नोटिफिकेशन भी आपको टेलीग्राम के थ्रू मिल जाता है। तो आज हम एजुकेशन सब्जेक्ट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आपके लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन से हैं जिनको आप अभी ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिए। ऐसे तो बहुत ज़्यादा लेंथी सिलेबस है, लेकिन कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, क्वेश्चन के पैटर्न में थोड़े वर्डिंग्स में उसके चेंज हो जाता है, शब्दों में चेंज हो जाता है, पर आपके क्वेश्चंस वही रहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और पेपर 1 में मैंने बहुत सारे क्विक रिवीजन करवा दिए हैं, आप देखिएगा। और साथ में करेंट अफेयर्स भी आपको करीब 10 वीडियोज़ मिल चुकी हैं, तो आप लोग उनको ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, पूरा देखिएगा वीडियोज़ को, क्योंकि इससे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कह रहा है रॉल्फ टाइलर और हिल्डा टाबा ने पाठ्यचर्या विकास के उद्देश्यों के समूह बनाकर निम्नलिखित वर्गीकरण किया। अब आपको ये बताना है कि जो करिकुलम डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था तो कौन सी कैटेगरीज से थी। तो पाठ्यक्रम विकास की अगर हम बात करें, पाठ्यक्रम क्यों बनाया जाता है, इसलिए शिक्षा के स्तर को बनाए रखने के लिए कि किस लेवल पे हमें पढ़ाना है, किस एज ग्रुप के बच्चे हैं, इसके लिए पाठ्यक्रम विकास का निर्धारण किया जाता है। इसमें हिल्डा टाबा और राल्फ टाइलर, और इसमें फ्रैंकलिन बॉम्टे, फिलिप जैक्सन, ये सारे लोगों के नाम आते हैं पाठ्यक्रम विकास से संबंधित। और पाठ्यक्रम के प्रमुख आधार यहाँ पर जो बनाए गए हैं वो व्यक्ति, समाज, दर्शन और विषय, इनके आधार पर चीज़ों को बनाया गया। ठीक है, तो हिल्डा टाबा पाठ्यक्रम के प्रारूप का जो अर्थ है शिक्षण आयामों से है, परीक्षण से नहीं। ठीक है, तो हिल्डा टाबा ने ऐसे बताया था कि इन्होंने शिक्षण टीचिंग अप्रोच की बात की थी। और टाइलर मॉडल्स की बात करें तो इनका जो उद्देश्य था, यहाँ पर इन्होंने 3 स्तरों में बांटा था। इनका जो उद्देश्य था, समाज को ध्यान में रखें, विद्यार्थी या छात्र को, और विषय वस्तु। ठीक है, तो थोड़ा सा हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया। और यहाँ पर जो आपके उद्देश्यों के समूह की बात हो रही है, तो जैसे कि पता है ना, पाठ्यक्रम के प्रमुख आधार व्यक्ति था, समाज, दर्शन और विषय। तो इसके आधार पर यहाँ पर देखिए कौन कौन सी चीज़ें ज्ञानार्जन के लिए, ठीक है, और उसके बाद आपका बौद्धिक कौशल के लिए, और आपका एटीट्यूड एंड फीलिंग्स एंड एकेडमिक स्किल और स्टडी हैबिट्स। ठीक है, इसके लिए इसके समूह बनाकर इन्होंने वर्गीकरण किया था। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है, यहाँ पर आप चाहें देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखो, निम्नलिखित में से कौन पाठ्यचर्या क्रियान्वयन के प्रतिमान है। करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन मॉडल्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखिए आपके कौन कौन से आ जाते हैं। आपका ओवरकमिंग रेजिस्टेंस टू चेंज, ORC मॉडल, ये हो गया। और उसके बाद आपका ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट मॉडल, और फिर है कंसर्न बेस्ड एडॉप्टेशन एंड आपका सिस्टम्स मॉडल। एडवांस ऑर्गेनाइजर इसमें नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके A, B, C और D ऑप्शन यहाँ सही होते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा देखिए। पाठ्यक्रम कार्यान्वयन मॉडल, शैक्षिक परिवेश में डिजाइन किए गए पाठ्यक्रम को प्रभावी ढंग से, अगर इसको हमें इम्प्लीमेंट करना है तो व्यवहार में कैसे लाएंगे, उसके लिए कौन सी स्ट्रेटजी होगी, कौन से प्रोसेस होंगे और कौन से स्टेप्स को हमें फॉलो करना है, इसकी डिज़ाइनिंग की जाती है। तो ये सारे आपके जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है यहाँ पर ओवरकमिंग रेजिस्टेंस टू चेंज, ORC मॉडल, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम पाठ्यक्रम विकास में यहाँ पर चीज़ें कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सब आपके लिए जानकारी रखनी है। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट से संबंधित है। सामान्यतः उच्चतर शिक्षा संस्थानों के मूल्यांकन और प्रत्यायन की
NAAC कार्यविधि किसका उदाहरण है? NAAC का फुल फॉर्म जरूर पता होना चाहिए, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन ऑफ काउंसिल, ठीक है, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, है ना, इसका नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन ऑफ काउंसिल। ये क्या है? तो अगर हम NAAC की बात करें तो ये विश्वविद्यालय अनुदान के तहत UGC के तहत एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ये उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन और प्रमाणन करता है, ठीक है। यहाँ पर ग्रेडिंग प्रदान की जाती है, जो भी आपके हायर डिग्रीज के यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिग्री कॉलेज हैं, उनकी ये रैंकिंग और यहाँ पर जो है मूल्यांकन करता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर A+ से लेकर C तक की लेवल जो है यहाँ पर जो इनको ग्रेड दिया जाता है। अगर किसी को D दिया गया है तो इसका मतलब कि उसका जो है प्रमाणीकरण ठीक नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर NAAC के कुछ स्कोर्स होते हैं या जो है ग्रेड दिए जाते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए ये जो है ना आपका NAAC, ये आपका गुणवत्ता आश्वासन से मतलब रखता है, ठीक है। तो क्वालिटी एश्योरेंस की बात करता है, ना मैनेजमेंट से संबंधित है, ना कंट्रोल की बात करता है, ना इंस्पेक्शन की। ये आपका एश्योरेंस की बात करता है कि अगर NAAC उन्हीं को ग्रेड देगा जहाँ पर इसके सारे नॉर्म्स फुलफिल होंगे, ठीक है ना, हायर एजुकेशन में। तो मतलब यहाँ पर बात करें गुणवत्ता आश्वासन से मतलब है किसी संस्थान की क्वालिटी कैसी है, क्षमता और दक्षता, इसको बनाए रखने के लिए और सुधारने के लिए शैक्षिक प्रावधानों की समीक्षा करना। यहाँ पर उनका ऑब्जर्वेशन किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, और इसमें स्कूल स्व मूल्यांकन, बाहरी मूल्यांकन, शिक्षकों और स्कूल का मूल्यांकन, सारी चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है, कि स्कूल के जितने भी नॉर्म्स होने चाहिए वो सारे फुलफिल कर रहा है कि नहीं, ठीक। तो ये हो जाती हैं आपकी NAAC से संबंधित चीज़ें। नेक्स्ट आप देखो, और आप लोग को अगर जो भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको कमेंट करिए, उस टॉपिक को ही हम पूरा उठा लेंगे और वहाँ सारी चीज़ें कवर करेंगे। पोस्ट कॉप से संबंधित है। H. फियोल द्वारा सुझावित प्रशासनिक प्रक्रिया के मूल तत्वों में कौन सा पोस्ट कॉप का अंग नहीं है? तो हेनरी फियोल ने यहाँ पर देखिए दिया था। पोस्ट कॉप का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो इसमें था आपका प्रशासनिक प्रबंधन पर एक पेपर में प्रतिपादित किया था, जिसे लूथर गुलिक और लिंडन उर्विग द्वारा यहाँ पर लिखा गया था पोस्ट कॉप, है ना। पोस्ट कॉप का फुल फॉर्म जरूर पता होना चाहिए यहीं पे। ये मतलब एक तरह से मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर इसको यूज़ किया गया था। पोस्ट कॉप के पूरे फुल फॉर्म को पता होना चाहिए। प्लानिंग, सबसे पहला है प्लानिंग, डिटर्मिनिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, किस पर आप कार्य करने जा रहे हो इसकी एक पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, योजना बनानी चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग, कैसे, स्ट्रक्चरिंग द ऑर्गेनाइजेशन, डिफाइनिंग रूल्स एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज, पूरी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपके उसमें कौन कौन सा स्टाफ होगा, कैसे स्ट्रक्चर होगा, ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनेगी, और कौन कौन सा किसका रोल होगा, कहाँ से हमको रिसोर्स लेना है, ये सारी चीज़ें आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती हैं। स्टाफिंग में अगर हम बात करें तो भर्ती कैसे करेंगे, उनको ट्रेनिंग कैसे देना है, और मेंटेनिंग द वर्क फोर्स, जो भी कार्यबल है उसको कैसे मेंटेन करना है, उनकी एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाना है ट्रेनिंग के द्वारा, ठीक है। डायरेक्टिंग की बात करें, निर्देशन, तो यहाँ पर आपको उनको गाइड करना है और सुपरवाइजिंग, उनका ऑब्जर्व भी करना है एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हो रही हैं। कोऑर्डिनेटिंग, इंश्योरिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वर्क टुगेदर हार्मोनियसली, मतलब सभी में संयोजन बना है कि नहीं है, सामंजस्य किस तरह का है, ये सारी चीज़ें आपके ऑब्जर्वेशन में होंगी। रिपोर्टिंग में बात करें तो कीपिंग स्टेक होल्डर इन्फॉर्म थ्रू रिकॉर्ड्स, रिसर्च एंड इंस्पेक्शन, यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड रखी जाएंगी और उनका रिसर्च होगा, और उसके बाद इंस्पेक्शन भी होगा कि कहाँ पर कमी रह गई है, कहाँ पे चीज़ें पूरी हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से हम जो लक्ष्य निर्धारित किया है काम पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। बजटिंग, तो यहाँ फंडिंग की बात होती है। मैनेजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कहाँ से आपको वित्त की प्राप्ति होगी, कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी इसमें बजटिंग के अंतर्गत आती है। तो ये सारे इसके जो फुल फॉर्म्स हैं वो ज़रूर पता होने चाहिए। अब इसमें बात कह रहा है कि कौन सा इसमें नहीं आता है, ठीक है। तो कौन सा पोस्ट कॉप का अंग नहीं है, तो देखिए कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, कमांडिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, ये सारी चीज़ें हैं। जहाँ पर नहीं आया वर्ड वो कौन सा है, कोऑपरेटिव, है ना, इसमें कोऑपरेटिंग की बात नहीं की गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसी तरह से सवाल में पूछी जाती हैं। रहता सारा बेसिक कॉन्सेप्ट के ही आधार पर है, लेकिन आपसे पूछा जाता है। फिर देखिए, एक शिक्षक एक छात्र द्वारा किसी निश्चित अवधि में किए गए कार्य का
कलेक्शन रखता है, इस प्रकार के संग्रह के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है, तो इसको हम पोर्टफोलियोज कहते हैं। अब पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो छात्रों के काम का एक उद्देश्यपूर्ण संग्रह होता है। यहाँ पर मतलब सारी चीज़ें कलेक्ट की जाती हैं, जो कि अगर उसके बारे में जानकारी लेना है ना कि उसने कितनी प्रोग्रेस की है, कितना अचीवमेंट है, तो ये सारी चीज़ें पोर्टफोलियो में पता लग जाती है। यहाँ पर देखिए पोर्टफोलियो में क्या होता है, जो एक या अधिक क्षेत्रों में छात्रों के प्रयास, प्रगति, उपलब्धि, इन सब का रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी पोर्टफोलियो में आती हैं। पोर्टफोलियो से संबंधित सवाल यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं। अब इसमें रूब्रिक क्या है, यहाँ पर देखिए रूब्रिक में अगर हम बात करें तो छात्रों के काम का मूल्यांकन करने के लिए स्केल होती है, तो ये इवेल्युएशन के लिए यूज़ होता है आपका। ठीक है, और रिफ्लेक्टिव जर्नल की बात करें तो यहाँ पर देखिए प्रगति को ट्रैक करने, एक तरह से यहाँ पर सारी चीज़ें, यहाँ उसके व्यवहार से संबंधित सब चीज़ें यहाँ पर लिखा जाता है। प्रगति को ट्रैक करने, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और सीखने की प्रक्रिया पर चिंतन करने के लिए यहाँ पर सारी चीज़ें डिटेल में लिखी जाती हैं। पोर्टफोलियो बता ही दिया कि सारी चीज़ों का अचीवमेंट और जितना भी प्रोग्रेस होगा, एकेडमिक अचीवमेंट क्या हुआ, सारी चीज़ें किस क्षेत्र में छात्र ने कितना प्रयास किया, उसकी प्रगति कैसी हुई, उसको उपलब्धि अचीवमेंट क्या हुआ, इसका सारा रिकॉर्ड पोर्टफोलियो में हमने ये सब देख लिया। ठीक है, यहाँ पर मतलब सारी चीज़ें माता पिता भी जानकारी ले सकते हैं, टीचर्स भी लर्निंग के बारे में, स्टूडेंट की लर्निंग के बारे में जानकारी कर सकते हैं, टीचर से बात कर सकते हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड ये क्या होता है, तो अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पर एक जिसको कह सकते हैं ना वृत्तांत अभिलेख, एक कहानी के रूप में, है ना, तो ये क्या है, एक अवलोकन होता है जिसे कहानी के रूप में लिखा जाता है, मतलब देखा जा रहा है और वो सारी चीज़ें एक स्टोरी की टाइप से लिखा जा रहा है। ठीक है, ताकि छात्र के विकास के बारे में जानकारी प्रदान की जा सके, अगर उनके पेरेंट्स को चाहिए, है ना, वो पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड में सारी चीज़ें मिल सकती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पोर्टफोलियो में क्या क्या चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट देखो, शिक्षार्थियों के ई पोर्टफोलियो को तैयार करने में कौन से उपकरण का प्रयोग किया जा रहा है। अभी देखिए पोर्टफोलियो में ही ना काफ़ी सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो हम यूज़ करते हैं, इसमें महारा का यूज़ करते हैं। ठीक है, महारा क्या है, एक स्वतंत्र और एक फ्री और ओपन सोर्स ई पोर्टफोलियो सिस्टम है। ठीक है, तो वेब आधारित एप्लीकेशन है जो कि इसको हम पोर्टफोलियो को तैयार करने में यूज़ करते हैं। ठीक है, कुछ अन्य भी हैं, इनके नाम आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, बौद्ध दर्शन के अनुसार मुक्ति के अंतिम 5 मार्ग को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से आपसे, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत डिटेल में करवाई है, बहुत लोगों ने देखा है। बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, इनको आपको पूरा एक एक चीज़ रट लेना है, यहाँ से जरूर आएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें से आपको पूरी चीज़ें एकदम पता होनी चाहिए कौन कौन सी, क्योंकि थोड़ा सा इसमें क्या है, बहुत सारे टर्म्स ऐसे आए हैं जो कि हम जनरल यूज़ में नहीं लाते हैं, लेकिन यहाँ पर बौद्ध दर्शन से संबंधित पूछे गए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। तो इसमें हम थोड़ा सा एक नज़र देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। बौद्ध धर्म जो है ना 3 तत्वों पर आधारित था। 4 आर्य सत्यों की बात करता है। यहाँ पर दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोधगामिनी है और मार्ग। ठीक है, तो यहाँ पर उसका निकलने का मार्ग क्या है, ये सारी चीज़ें, तो ये 4 आर्य सत्य हैं। उसके बाद अष्टांगिक मार्ग की बात की है, तो ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, इनके क्रम ही अधिकतर पूछे जाते हैं और क्रम को आपको ऐसे ही लगाना है। सबसे पहले सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक जोड़ लीजिएगा। ठीक है, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक, 4 मूल दार्शनिक सिद्धांत थे जिनका कि मतलब आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको कहा कि इस वीडियो में तो हम पूरा नहीं डिटेल कर सकते हैं, लेकिन आप लोग बौद्ध धर्म वाली, जैन धर्म वाली, जितनी भी आपकी फिलॉसफी से संबंधित जो चीज़ें हैं ना, उनको जरूर देख लीजिएगा। वेदांत दर्शन, क्योंकि वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपसे बौद्ध, जैन और वेदांत यहाँ से पूछने की संभावना ज़्यादा बनती है। देखिए 4 मूल दार्शनिक सिद्धांत थे, प्रतीत समुत्पाद, कर्मवाद, नश्वरतावाद, अनात्मवाद, है ना, तो इन सारी चीज़ों को मैंने वहाँ डिटेल में लिया है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो आप इस हिसाब से आप यहाँ पर लगा सकते हैं कि कौन सा आपका लास्ट के 5 कौन से हैं ना, तो बिल्कुल इस क्रम को ऐसे ही याद रखिएगा। ठीक है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि। सबसे पहले सम्यक दृष्टि आएगी, इसको याद रखिएगा, और सबसे लास्ट में समाधि। ठीक है, मतलब पूरा हमारा जीव तत्व किस में है, लीन हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ऐसे ही याद रखिएगा। अगर कहीं बीच में आप कोई कंफ्यूज भी हो रहे हो ना, तो पहला और आखिरी ज़रूर याद रखिए, उसके बाद अपने हिसाब से आप जो है उनको किसी भी तरह से निमोनिक्स के थ्रू याद करिए। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मल्टी सेंसरी मीडिया है। मल्टी सेंसरी से मतलब जहाँ आपके बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स काम करते हैं।
तो मीडिया आपका मास मीडिया आप बाकी कम्युनिकेशन में भी पढ़ते हो, पेपर 1 में भी, तो यहाँ पे एजुकेशन वालों को बहुत सारी हेल्प हो जाती है। काफ़ी चीज़ें आप वहाँ पर भी पढ़ते हो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड में, और काफ़ी चीज़ें आपको एजुकेशन में पढ़नी ही पढ़नी है। तो इसमें देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें आपका विज़न भी काम करता है ना, दृष्टि काम करती है, जो आपके कान हैं वो भी काम करते हैं, बोलने की क्षमता। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो देखिए इसमें आपके टेलीविज़न है जिसमें आप देख भी सुन सकते हो, आवाज़ भी सुन रहे हो, देख भी रहे हो, है ना। और फिर है आपका टेलीकॉन्फ्रेंसिंग और मोशन पिक्चर फिल्म्स, है ना। पिक्चर्स में भी आप देख रहे हो, पूरा मूवेबिलिटी दिखाई दे रही है और उसमें आवाज़ भी सुनाई दे रही है। तो आपके बहुत सारे सेंस ऑर्गन एक चीज़ को देखने में काम करते हैं। ठीक, ये हो जाता है आपका, ये ऑप्शन सही है। यहाँ पर देख सकते हैं ना, टेलीविज़न क्या है, बहुसंवेदी मीडिया, देखने और सुनने, ठीक है, छवियों को देख सकते हैं, प्रसारण ध्वनियाँ सुन सकते हैं। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग भी एक का है, मल्टी सेंसरी है, यहाँ पर भी दृष्टि और श्रवण को यहाँ पर देख सकते हैं ना, प्रतिभागी एक दूसरे को स्क्रीन पर देख सकते हैं, आवाज़ सुन सकते हैं। मोशन पिक्चर्स, यहाँ पर भी आपके विज़न और श्रवण, ठीक है, हियरिंग दोनों ही काम करती हैं, और इस तरह से सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी होती हैं। नेक्स्ट देखिए, जब एक अध्ययन में प्रतिदर्श का आकार बढ़ता है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। जब अध्ययन में प्रतिदर्श का आकार बढ़ता है तो आपकी क्या होती है कि जो भी आपके आंकड़े आते हैं वो ज़्यादा सही एक्यूरेट होने की संभावना होती है, उनका सामान्यीकरण हम आराम से कर सकते हैं। इसका मतलब सैंपल हमने बढ़ाया तो उसमें जितनी भी क्वालिटीज़ आएंगी वो सारी पॉपुलेशन को कवर करती हुई आएंगी, ठीक है। तो जो भी फीचर्स आपके पॉपुलेशन में होंगे वो आपके सैंपल में आने की संभावना बनती है, तो इससे एरर होने की संभावना कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर डिक्रीज, तो कम हो जाती है, त्रुटि की मात्रा घटती है ना। उसके बाद क्या होती है, अनुमान की जो है प्रेडिक्शन, सटीकता भी बढ़ती है ना, एक्यूरेसी भी बढ़ती है, मतलब अनुमान आप अच्छे से लगा सकते हो। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर जनरलाइजेशन, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, प्रतिदर्श का सामान्यीकरण अधिक आश्रित हो जाता है। मतलब आप जो भी सैंपल लेके यूज़ कर रहे हो ना, उसको आप जो है अप्लाई कर सकते हो, जो भी रिजल्ट आ रहा है उसका जो भी कंक्लूजन निकल रहा है आप उसको कहीं भी पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। समाज में कहीं पर भी अगर जिस चीज़, क्योंकि कोई भी रिसर्च किसी उससे की जाती है, मतलब कोई विशेष प्रयोजन होता है, तो आप वहाँ पर इसका सामान्यीकरण कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी इससे संबंधित हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें, और अभी तक वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि त्रुटि क्या है, भविष्यवाणी क्या होती है, मतलब भविष्यवाणी से यहाँ पर देखिए भविष्यवाणी मतलब आप पहले जो आगे होने वाला है उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। सामान्यीकरण मतलब अधिक भरोसेमंद हो जाता है, तो ये सब चीज़ देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखो, इसमें कह रहा है शोधकर्ताओं शिक्षकों द्वारा शोध से संबंधित गतिविधियों के लिए किन डिजिटल पहलुओं को प्रयुक्त किया जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर कौन कौन चीज़ें नहीं हैं, ये पाठशाला आपका नहीं है, तो ए ऑप्शन जहाँ भी है उसको काट दीजिए, ठीक है, ये नहीं होगा। अब इसमें आपका जो यूज़ होता है वो है आपका शोध गंगा, शोध गंगोत्री और शोध सिंधु, ठीक है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपकी इससे डिजिटल पहलू हैं शोध से संबंधित कामों के लिए, है ना, डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं। शोध गंगा क्या है, भारतीय शोध और निबंधों का, जिसमें आपके सामाजिक विज्ञान और मानविकी से संबंधित जो विषय होते हैं इन पर जो भी रिसर्च की जा रही है उसका भंडार होता है। तो भारतीय शोध और निबंधों का भंडार है शोध गंगा। शोध गंगोत्री क्या है, शोध गंगोत्री की बात करें तो विचारों, पत्रिकाओं और अध्ययनों के लिए एक मूल्यवान संसाधन है। यहाँ पर जो भी कोई भी शोध कार्य चल रहा है या पूरा हो चुका है वो शोध के बारे में पूरी जानकारी हमें मिलती है शोध गंगोत्री में, ठीक है। शोध जो है सिंधु क्या है, तो यहाँ पर देखिए शोध सिंधु की बात करें तो ई पुस्तक, शोध पुस्तकें और ई पुस्तकों का यहाँ डेटाबेस है। 1 लाख से अधिक जो है शोध पत्रिका और ई पुस्तकें यहाँ पर शामिल हैं, ठीक है। तो इसमें आपका सारी चीज़ें ई बुक्स के रूप में यहाँ पर कंटेंट रहता है ना। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई कि क्या क्या चीज़ किसका है ना। तो ये सब आपको ऐसे ही पढ़ना है, डिजिटल इनिशिएटिव से क्वेश्चन बनते हैं। जांच प्रक्रिया के आधार पे अगला जो क्वेश्चन है, जांच प्रक्रिया के आधार पे कौन सी केस स्टडी के प्रकार हैं। केस स्टडी क्या होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच होता है जिसमें कि लॉन्ग समय तक यहाँ पर टाइम को रेफरेंस माना जाता है और लंबे समय तक कोई भी अध्ययन चलता है। कोई आप किसी व्यक्ति के ऊपर कर सकते हो, किसी भी यूनिट के ऊपर कर सकते हो, कोई परिवार के ऊपर कोई भी चीज़ कर सकते हो। तो अब इसमें कौन से केस स्टडी के प्रकार हैं, तो आप देखिए इसमें आपका एक तो डिस्क्रिप्टिव केस स्टडी होती है, कौन कौन सी होती है, इसके अंदर क्या होता है ये हम आगे देखते हैं, है ना। उसके बाद इवेल्युएटिव केस स्टडी, मूल्यांकन परक, है ना, मूल्यांकन, और फिर है इंटरप्रेटिव, है ना।
तो यहाँ देखिए इसमें बात करते हैं तो डिस्क्रिप्टिव में क्या है, ये है विवरणात्मक, किसी विशेष स्थिति या घटना का विस्तृत वर्णन। ठीक है, तो बिना कोई मतलब स्टडी का उद्देश्य बिना कोई निर्णय या व्याख्या किए मामलों की एक समृद्ध और सूक्ष्म समझ प्रदान करना। तो ये एक डिस्क्रिप्शन टाइप का हो जाता है, किसी भी विशेष स्थिति या घटना का विस्तृत वर्णन। मूल्यांकन परक, यहाँ पर ये प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है, मतलब यहाँ पर ये निर्धारित करता है कि कार्यक्रम का हस्तक्षेप अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये मूल्यांकन होता है कि कुछ भी रिजल्ट हमें जो मिल रहा है वो कितना बेनिफिशियल है। नेक्स्ट आता है इंटरप्रेटिव, व्याख्यागत। इसमें किसी विशेष स्थिति या घटना के अर्थ को समझने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या था, देखिए डिस्क्रिप्टिव और इंटरप्रेटिव में क्या अंतर है। यहाँ पर उद्देश्य बिना कोई निर्णय या व्याख्या के मामलों की एक समृद्ध और सूक्ष्म समझ, एक जनरल एक आइडिया ले लिया जाता है डिस्क्रिप्टिव ने। इंटरप्रेटिव में क्या होता है कि यहाँ पर पूरी अर्थ को समझने का प्रयास किया जाता है कि वो जो पूरा सराउंडिंग है, जो उसका एनवायरनमेंट है वो किस तरह का है, पूरा प्रयास किया जाता है। और केस प्रतिभागी अपनी दुनिया को कैसे समझते हैं, यही इसका उद्देश्य होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये आपका ये जो है सारे हो गए जांच प्रक्रिया के आधार पे इसके जो है इसके टाइप्स हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए और इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो यही क्वेश्चन ना सही तो ऐसे मिलते जुलते ही आ सकते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।